नमस्ते दोस्तों, द बुक बाइट चैनल पर आपका स्वागत है। क्या आप भी अपने फोन पर घंटों बिताते हैं, सोशल मीडिया स्क्रॉल करते रहते हैं या वेब सीरीज देखते हुए समय का पता ही नहीं चलता? अगर हाँ, तो आज हम बात करेंगे डोपामाइन डिटॉक्स के बारे में, जो इन आदतों को कंट्रोल करने में आपकी मदद कर सकता है। ये वीडियो काफी लंबी होने वाली है क्योंकि मैं अपने दर्शकों को इस किताब के बारे में सारी बातें विस्तार से इस बुक समरी वीडियो में बताना चाहता हूं। इसे आप आखिर तक सुनोगे तो निश्चित रूप से आपको बड़ा लाभ मिलेगा। इसलिए वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल द बुक बाइट को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप ऐसे और भी प्रेरणादायक वीडियो देख सकें। डोपामाइन डिटॉक्स बाय टिबो मोरिस एक प्रेरणादायक मार्गदर्शिका है जो हमें ध्यान भटकाने वाली चीजों को खत्म कर अपने दिमाग को कठिन और महत्वपूर्ण कार्यों में फोकस करने का तरीका सिखाती है। आज के डिजिटल युग में जहां सोशल मीडिया, वीडियो गेम्स, नोटिफिकेशन और कई तरह की उत्तेजनाएं हमें लगातार विचलित करती हैं, हमारी एकाग्रता क्षमता कमजोर हो गई है। ये किताब डोपामाइन नामक न्यूरोट्रांसमीटर के प्रभाव को समझाते हुए बताती है कि कैसे अत्यधिक उत्तेजना और भटकाव हमें अपने बड़े लक्ष्यों से दूर ले जाते हैं और टाल-मटोल की आदत में फंसा देते हैं। डोपामाइन डिटॉक्स का मुख्य उद्देश्य हमारी उत्तेजना की डोज को नियंत्रित करना है, ताकि हम मानसिक रूप से शांत और केंद्रित होकर अपने महत्वपूर्ण कार्यों को पूरा कर सकें। इसके लिए टिबो मोरिस ने 3 प्रकार की डिटॉक्स की विधियां बताई हैं: 48 घंटे का पूर्ण डोपामाइन डिटॉक्स, 24 घंटे का डिटॉक्स और आंशिक डिटॉक्स, जिसमें मुख्य उत्तेजनाओं को हटाया जाता है। पुस्तक में एक सरल 3 चरण प्रक्रिया दी गई है। सबसे पहले अपने मुख्य ध्यान भटकाने वाले कारकों की पहचान करें, फिर उन्हें खत्म करने के लिए अपनी दिनचर्या और पर्यावरण में बाधाएं या फ्रिक्शन जोड़ें और अंत में सुबह के समय बिना उत्तेजना के काम शुरू करने की आदत डालें। ये प्रक्रिया लगातार अपनाने से हम टाल-मटोल से मुक्त होकर अपने लक्ष्यों के प्रति समर्पित और उत्पादक बन सकते हैं। इसके अलावा पुस्तक में बताया गया है कि डोपामाइन की लत से बचने के लिए हमें अपनी आदतों और पर्यावरण पर नियंत्रण रखना होगा, अपने डर और भय का सामना करना होगा और मानसिक रूप से अपने आप को तैयार रखना होगा। ये डोपामाइन डिटॉक्स केवल फोकस बढ़ाने का तरीका नहीं है, बल्कि ये जीवन में संतोष, धैर्य और दीर्घकालिक सफलता की कुंजी भी है। टिबो मोरिस की ये किताब हमें ये प्रेरणा देती है कि हम अपनी सोच और व्यवहार को नियंत्रित करके बाहरी उत्तेजनाओं से स्वतंत्र होकर अपनी जिंदगी को एक नई दिशा दे सकते हैं। ये मार्गदर्शन हमें सिखाता है कि कैसे हम अपने दिमाग को पुनः प्रशिक्षित करके संतुलित, शांत और फोकस जीवन जी सकते हैं, जिससे न केवल हम अपने कार्यों में सफल होंगे, बल्कि मानसिक और भावनात्मक रूप से भी स्वस्थ रहेंगे। डोपामाइन डिटॉक्स बाय टिबो मोरिस एक छोटा गाइड जो ध्यान भटकाने वाली चीजों को खत्म करने और अपने दिमाग को मुश्किल काम करने की ट्रेनिंग देने के लिए है। ये किताब किसके लिए है? क्या आप बार बार जरूरी कामों को टालते रहते हैं? क्या आपको अक्सर बेचैनी महसूस होती है और आप अपने काम पर ध्यान नहीं लगा पाते? क्या आपको उन बड़े लक्ष्यों को लेकर उत्साह नहीं मिलता जो आपकी जिंदगी बेहतर बना सकते हैं? अगर हाँ, तो शायद आपको डोपामाइन डिटॉक्स की जरूरत है। आज की दुनिया में जहां हर तरफ ध्यान भटकाने वाली चीजें हैं, हमारी फोकस करने की क्षमता एक कीमती चीज बन गई है। हम लगातार उत्तेजित होते रहते हैं, महसूस करते रहते हैं, अक्सर बिना वजह बेचैन रहते हैं और जब असली काम पर ध्यान देने का वक्त आता है जो हमें हमारे लक्ष्य तक पहुंचा सकता है, तो हम कई और चीजें करने लगते हैं। हम टहलने चले जाते हैं, कॉफी लेने निकल जाते हैं, ईमेल चेक करते हैं या फाइलें सजा लेते हैं। हर चीज बढ़िया लगती है, बस वही काम नहीं जो हमें करना चाहिए। ऐसे रोज यही सिलसिला चलता है और हमारे बड़े लक्ष्य और सपने बीच में ही फिसल जाते हैं। हम अक्सर अपनी क्षमता से कम करते हैं और जो कर सकते हैं उससे कहीं कम कर पाते हैं, और दिल के अंदर हमें इसका पता होता है। इससे हमारी आत्मगुण गिरती है और हम निराशा, मायूसी, उदासीनता, जलन या गुस्से से भर जाते हैं। लेकिन जरूरी नहीं कि ऐसा हो। जब आप ध्यान भटकाने वाली चीजों को हटाना सीख लेते हैं और इस लगातार उत्तेजना और बेचैनी की स्थिति से दूर हो जाते हैं, तो आप अपनी मुश्किल कामों में से ज्यादातर को आसानी से पूरा कर पाएंगे। ऐसा लगातार करने से आप ज्यादा उत्पादक और बहुत खुशहाल बन जाएंगे। क्या आप इस सब छोड़ने के लिए तैयार हैं? अनावश्यक उत्तेजनाओं से बचो और अपना ध्यान वापस पाओ, ताकि तुम अपने लक्ष्यों को ज्यादा स्पष्टता से हासिल कर सको। 48 घंटे के डोपामाइन डिटॉक्स में तुम सीखोगे कि कैसे ज्यादा उत्तेजना को हटाकर काम के दौरान फोकस्ड और शांत महसूस किया जाए। अपने सबसे बड़े लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए जरूरी कामों पर खुद ब खुद मन लगाओ, आलस छोड़ो, बेकार की आदतों और ध्यान भटकाने वाली चीजों को खत्म करो और अपने फोकस करने की क्षमता को आसमान तक पहुंचाओ, और भी बहुत कुछ। अगर ये बातें तुम्हें दिलचस्प लग रही हैं तो पढ़ते रहो। शुरुआत में बताओ क्या ये बातें तुम्हारे बारे में हैं।
अगर तुम जानो कि अगर तुम सिर्फ एक खास काम को निपटा दोगे तो तुम्हारी पूरी प्रोडक्टिविटी पर बड़ा असर पड़ेगा। शायद इससे तुम्हारे प्रमोशन मिलने के चांस बढ़ जाएंगे या फिर तुम्हारा मानसिक या शारीरिक स्वास्थ्य बेहतर हो जाएगा, लेकिन फिर भी तुम कभी शुरू ही नहीं करते। सुबह उठते हैं, सीधे अपने सबसे जरूरी काम पर काम करने के बजाय तुम ईमेल चेक करते हो, अपना स्टॉक पोर्टफोलियो देखते हो या फेसबुक न्यूज़ फीड स्क्रॉल करते रहते हो। धीरे धीरे वो जरूरी काम तुम्हें कम और कम आकर्षक लगने लगता है और तुम खुद से कहते हो कि मैं बाद में करूंगा, बस एक कप कॉफी और पी लूं या फिर एक और यूट्यूब वीडियो देख लूं। लेकिन जितना ज्यादा आप अपना काम टालेंगे उतना ही मुश्किल शुरू करना होगा। ऐसा लगता है जैसे आपके और आपके काम के बीच कोई अदृश्य मानसिक दीवार आ गई हो और उसे पार करना नामुमकिन लगे। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है? अगर हाँ, तो ये किताब आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होगी। इसमें हम एक आसान तरीका बताएंगे जिससे आप ज्यादा उत्तेजना से बच सकेंगे और अपने मुख्य कामों को आसानी से निपटा सकेंगे। तो क्या आप इस चुनौती के लिए तैयार हैं? चलिए भाग 1 से शुरू करते हैं। डोपामाइन क्या है और ये कैसे काम करता है, ये मैं तुम्हें बताऊंगा। इस हिस्से को पढ़ने के बाद तुम्हें समझ आ जाएगा कि आखिर तुम अपना फोन बार बार क्यों चेक करते रहते हो, सोशल मीडिया से दूर क्यों नहीं रह पाते या वीडियोस क्यों बिना रुके देखते रहते हो। दूसरे हिस्से में हम देखेंगे कि आजकल डोपामाइन क्यों एक बड़ी समस्या बन गया है। यहाँ तुम जानोगे कि तुम्हारे डोपामाइन ट्रांसमीटर कैसे हैक हो गए हैं और ये तुम्हारे लिए क्यों एक बड़ी चुनौती हो सकती है। तीसरे हिस्से में डोपामाइन डिटॉक्स के फायदे समझेंगे। हम सभी वजहों पर नजर डालेंगे कि डोपामाइन डिटॉक्स क्यों जरूरी है। ये बहुत काम आ सकता है। हम अलग अलग तरह के डोपामाइन डिटॉक्स के बारे में बताएंगे और डोपामाइन को लेकर कई गलत फहमियों पर चर्चा करेंगे। भाग 4 में एक सफल डिटॉक्स के लिए 3 स्टेप्स वाला तरीका समझाएंगे, जिसमें हम विस्तार से बताएंगे कि आप 3 आसान स्टेप्स में कैसे प्रभावी डोपामाइन डिटॉक्स कर सकते हैं। भाग 5 में काम पर वापस लौटने और टाल मटोल को खत्म करने का ध्यान देंगे। इस हिस्से में आप सीखेंगे कि कैसे अपने दिन की योजना सही तरीके से बनाएं और ध्यान भटकाने वाली चीजें हटाएं ताकि आप बेहतर काम कर सकें। आखिर में पार्ट 6 में हम बात करेंगे कि कैसे डोपामाइन की लत से बचा जाए। हम कुछ आसान तरीके और तकनीकें सीखेंगे जो आपको ज्यादा उत्तेजना से बचाकर आपके मुख्य कामों पर लंबे समय तक ध्यान केंद्रित रखने में मदद करेंगी। चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। पार्ट 1, डोपामाइन और इसका रोल। शायद आपने डोपामाइन के बारे में पहले सुना होगा और आपके पास उसकी एक मोटा मोटी समझ भी होगी। इस हिस्से में हम डोपामाइन को संक्षेप में समझाएंगे और बताएंगे कि यह हमारे शरीर में क्या भूमिका निभाता है। डोपामाइन एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो हमें इनाम की उम्मीद दिलाता है। सेक्सुअल रिलेशनशिप्स या पौष्टिक खाना खाने जैसे कामों में डोपामाइन हमें वो चाहत देता है जिससे हम उस मजेदार इनाम को पाने के लिए कदम उठाते हैं जो हमारा इंतजार कर रहा होता है। यही वो ताकत है जो हमें काम करने पर मजबूर करती है। डोपामाइन एक बहुत ही काम का न्यूरोट्रांसमीटर है जिसने हमारे बचे रहने और बच्चे पैदा करने में मदद की है और शायद यही एक मुख्य वजह है कि आज तुम और मैं यहाँ हैं। बहुत लोग जो सोचते हैं उसके विपरीत, डोपामाइन कोई खुशी देने वाला केमिकल नहीं है। बस किसी घटना के डोपामाइन रिलीज करवाने का मतलब ये नहीं कि हमें वो चीज पसंद आई थी। असल में जब ध्यान से देखोगे तो पता चलेगा कि जैसे ही आपको वो उम्मीद की हुई खुशी मिलती है, अक्सर आपको खालीपन और अधूरापन महसूस होता है। सच तो यह है कि कोई भी खुशी आपको वो असली संतोष नहीं दे सकती जिसकी आप तलाश में हैं। फिर भी हम में से कई लोग लगातार खुद को ज्यादा से ज्यादा उत्तेजित करते रहते हैं, अगली ऐसी चीज की तलाश में जो डोपामाइन रिलीज कर सके। ऐसा लगता है जैसे हम हमेशा और चाहते हैं और कभी पूरी तरह खुश नहीं होते। और जितना ज्यादा हम उत्तेजना की तलाश करते हैं, हालत उतनी ही खराब होती जाती है। अपनी जिंदगी को देखो, तुम किस चीज के आदी हो? तुम्हें क्या चीज चाहती है? तुम्हारे मुख्य उत्साह के स्रोत क्या हैं? क्या ये चीजें सच में तुम्हें खुश करती हैं? जब तुम इन सवालों पर सोचोगे तो शायद तुम महसूस करोगे कि तुम ज्यादा खुशी देने वाली चीजों के आदी हो, जैसे वीडियो गेम देखना, सोशल मीडिया में डूब जाना या ईमेल पढ़ना। जब तुम ये काम करते हो तो तुम्हारा खुद पर नियंत्रण कम होने लगता है। तुम्हें और ज्यादा खुशी देने चाहिए होता है, और भले ही ये चीजें रियल खुशी न दें। स्थायी संतोष के लिए तुम बार बार उन्हीं चीजों को करते रहते हो। आखिर तुमको अगली डोपामाइन की खुराक चाहिए ना। ऐसे उत्तेजित हालत में कोई भी काम जिसमें ध्यान लगाना पड़ता है वो करना काफी मुश्किल हो जाता है। नतीजतन तुम टाल मटोल करते हो। वो किताब लिखने की जो तुमने हमेशा सोचा था उसे टाल देते हो, नया बिजनेस शुरू करने में देरी करते हो, या उस अहम प्रोजेक्ट को जो तुम्हारे जिम्मे है आगे बढ़ाने में देर करते हो। संक्षेप में विकास की नजर से देखें तो डोपामाइन का काम है तुम्हें प्रेरित करना ताकि तुम उस इनाम को पाने के लिए कदम उठाओ जिसकी तुम्हें उम्मीद है। जीवित रहना या प्रजनन ये डोपामाइन का मुख्य काम है, लेकिन आज के दौर में ये प्रोसेस बहुत ज्यादा हो गया है जिससे कई अनचाहे नतीजे सामने आए हैं जिन्हें हम अगले सेक्शन में देखेंगे। एक्शन स्टेप। अपने एक्शन गाइड का इस्तेमाल करते हुए इन सवालों के जवाब दीजिए। 1.
आप किस चीज के आदी हैं? 2. आपके मुख्य उत्साह के स्रोत क्या हैं? 3. क्या ये वाकई आपको खुश करते हैं? कि डोपामाइन विकास के नजरिए से कितना जरूरी है। इस सेक्शन में हम समझेंगे कि क्यों ये न्यूरोट्रांसमीटर जबरदस्ती छीन लिया गया है और आप आज की समाज में डोपामाइन के जाल से खुद को कैसे बचा सकते हैं। डोपामाइन को आप और चाहने वाला अड़ू समझ सकते हैं, क्योंकि जब हमारा माहौल या हमारी कोई क्रिया डोपामाइन रिलीज करती है तो हमें अगली बार और ज्यादा डोपामाइन की चाहत होती है। दरअसल इसी खुद को बढ़ावा देने वाले मैकेनिज्म की वजह से कई नशे भी चलते हैं जो अलग अलग तरीकों से, जैसे ड्रग्स के जरिए, डोपामाइन रिलीज को बार बार ट्रिगर करते हैं। शराब पीने वाले जो लोग नशे के आदी होते हैं उनकी सहन शक्ति बढ़ जाती है। ऐसे में उन्हें वही आनंद पाने के लिए और भी ज्यादा जोरदार पीना चाहिए होता है। लेकिन नशा सिर्फ ड्रग्स या शराब तक ही सीमित नहीं है। सच कहूं तो कई चीजें आदत जैसी बन सकती हैं, जैसे जुआ खेलना, सेक्स, शॉपिंग, बार बार एक ही बात सोचते रहना, वीडियो गेम्स, ज्यादा एक्सरसाइज करना या काम में इतना लिप्त हो जाना कि छोड़ना मुश्किल हो जाए। और तुम्हारा क्या हाल है? क्या तुम किसी चीज के आदी हो? अगर एक दिन भी बिना उस चीज के गुजर नहीं सकता तो बताओ। अगर आप किसी खास गतिविधि में ज्यादा लगे रहते हैं तो इसका मतलब है कि आप शायद उस पर थोड़ा एडिक्ट हो गए हैं। अच्छी बात यह है कि बाद में हम देखेंगे कि हर दिन मिलने वाली स्टिमुलेशन को कैसे लिमिट किया जा सकता है। जब हम अपनी एक्सपोजर कम करेंगे तो हमारा फोकस अपने आप बढ़ेगा और प्रोडक्टिविटी की बढ़ेगी। अब देखते हैं कि आज की दुनिया में आपका डोपामाइन न्यूरोट्रांसमीटर कैसे हाईजैक हो रहा है। उससे भी ज्यादा जरूरी ये जानते हैं कि आप कौन कौन से खास कदम उठा सकते हैं ताकि नियंत्रण वापस पा सकें। एक्शन स्टेप: अपने एक्शन का इस्तेमाल करें। अपने अतीत की कोई ऐसी घटना लिखो जब तुम कुछ करना बंद ही नहीं कर पाए थे। क्या ऐसी कोई गतिविधि है जिससे तुम पूरे एक दिन तक दूर नहीं रह पाते? उसे भी लिखो। तुम्हारे डोपामाइन न्यूरोट्रांसमीटर का कब्जा कर लिया जा रहा है। तुम्हारा ध्यान एक कीमती चीज है, इसलिए मार्केटर तुम्हारा ध्यान खींचने के लिए अरबों डॉलर खर्च करते हैं। बहुत से ऐप्स इस तरह बनाए जाते हैं कि वे तुम्हें पकड़ कर रखें। सोशल मीडिया कंपनियां जैसे यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम जानती हैं कि तुम जितना ज्यादा समय उनके प्लेटफॉर्म पर बिताओगे वे उतना ज्यादा पैसा कमाएंगी। विज्ञापन की दुनिया में शायद उनका सबसे बड़ा हालिया खोज है नोटिफिकेशन का इस्तेमाल। कितनी बार आपने कोई ऐप सिर्फ इसलिए खोला क्योंकि आपकी स्क्रीन पर लाल नोटिफिकेशन दिखा और उसके बाद कितना समय बर्बाद किया? मुझे आश्चर्य नहीं होगा अगर यह सालाना सैकड़ों घंटों में पहुंच जाए। और बढ़िया एल्गोरिदम की वजह से कंपनियां हमें फंसाने में और भी माहिर हो गई हैं। अमेज़न की किताबें सिफारिश करने का सिस्टम इतना सटीक और व्यापक है कि किसी असली किताब की दुकान का सिस्टम उसके सामने फीका पड़ जाता है। वैसे ही यूट्यूब के सुझाव भी काफी पर्सनल होते हैं और फेसबुक का कस्टमर रिसर्च एल्गोरिदम भी कमाल का है। इसे समझने के लिए एक छोटा एक्सपेरिमेंट करो। अपने न्यूज़ फीड पर जाओ, किसी एक ही टॉपिक के कुछ सुझाए गए वीडियो देखो और देखो क्या होता है। मेरी बात मानो, एक दिन मैंने बास्केटबॉल का वीडियो देखा और तुरंत ही मुझे दूसरा वीडियो देखने का सुझाव मिल गया। फिर मैं दूसरा वीडियो देखता गया, फिर तीसरा, और ऐसे ही चलता रहा। अब ये एडवांस्ड एल्गोरिदम बनाना अपने फायदे और नुकसान दोनों के साथ आता है। अच्छी बात यह है कि इससे वो कंटेंट ढूंढना आसान हो जाता है जो आप सच में देखना चाहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ इससे आप बिना रुके एक वीडियो के बाद दूसरा वीडियो देखते हुए फंस भी सकते हैं। मतलब यह कि इंटरनेट का इस्तेमाल जानकारी हासिल करने या अपने करीबियों से जुड़ने के बजाय इंटरनेट ही आपको इस्तेमाल करने लगता है। यह आपका ध्यान अपनी तरफ खींचता है और आपको बेकार बना देता है। सोशल मीडिया की नोटिफिकेशन इसका बढ़िया उदाहरण है, क्योंकि जब भी आपको कोई नोटिफिकेशन दिखता है आपका दिमाग उसी में फंस जाता है। जब तुम किसी चीज पर क्लिक करने की उम्मीद करते हो कि तुम्हें कोई इनाम मिलेगा तो तुम्हारे दिमाग में डोपामाइन रिलीज होती है, लेकिन इससे तुम्हें असली खुशी या संतुष्टि नहीं मिलती, कम से कम ज्यादा देर तक नहीं। याद रखो, डोपामाइन कोई खुशी देने वाला रसायन नहीं है। यह एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो तब एक्टिव होता है जब तुम किसी संभावित खुशी की उम्मीद करते हो, और वो खुशी आमतौर पर अस्थायी होती है। नीचे कुछ और तरीके हैं जिनसे तुम्हारे डोपामाइन न्यूरोट्रांसमीटर का फायदा उठाया जाता है। जैसे जब भी तुम अपना ईमेल चेक करते हो तो तुम इनाम की उम्मीद करते हो, जो कोई दोस्त का संदेश हो सकता है या कोई मजेदार खबर। जब भी आप निवेश पोर्टफोलियो या वेबसाइट ट्रैफिक के आंकड़े चेक करते हैं तो अच्छे नंबर देखकर खुशी की उम्मीद करते हैं, और यह अनिश्चितता इसे और भी मजेदार बना देती है। जब भी आप यूट्यूब पर जाते हैं तो आप दिलचस्प या मजेदार वीडियो देखने की उम्मीद करते हैं। जब भी आप फेसबुक, ट्विटर या इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया साइट्स पर जाते हैं तो अपनी पोस्ट पर लाइक या कमेंट्स, दोस्तों के मैसेज या दिलचस्प कंटेंट की उम्मीद करते हैं। ऊपर बताए गए किसी भी काम में लग जाओ तो सिर्फ ज्यादा उत्तेजित ही नहीं होगे, बल्कि ध्यान भी भटक जाएगा और फिर फोकस करने की क्षमता खो दोगे। जो लोग इंटरनेट या सोशल मीडिया से कुछ दिन दूर रह पाए हैं वो जानते हैं कि ऐसे काम कितना समय और ध्यान बर्बाद करते हैं। तुम क्या करते हो? कैसे अपने डोपामाइन न्यूरोट्रांसमीटर को अपने काबू में आने देते हो? खाना ढूंढना, भूख मिटाना हमारे पुराने जमाने के सबसे बड़े कारणों में से एक था, जो हमें कुछ करने के लिए प्रेरित करता था। भूख के साथ साथ अच्छे इनाम की उम्मीद भी हमें काम करने के लिए प्रेरित करती है, और वो खाना जो हमें सबसे ज्यादा मजा देता है वो पोषक तत्वों से भरपूर, स्वादिष्ट और अक्सर चीनी वाला होता है।
जर्मन इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन न्यूट्रिशन पॉट्सडैम की जीव विज्ञानी प्रोफेसर सुजन क्लाउस के मुताबिक हमारी मिठाई खाने की चाहत जन्मजात है। चीनी डोपामाइन रिलीज करती है और हमें अच्छा महसूस कराती है। उन्होंने लिखा कि एक्सपेरिमेंट से पता चला है कि चीनी और फैट का मेल खास तौर पर दिमाग के रिवॉर्ड सिस्टम को सक्रिय करता है। इसलिए ये कोई चौंकाने वाली बात नहीं है कि हमें ये खाना पसंद आता है। हमारी रोजाना की शक्कर और फैट की डोज तो यही है, लेकिन आजकल में से ज्यादातर लोग एक अलग माहौल में रहते हैं। हालांकि हमें अभी भी खाना खाना पड़ता है, लेकिन जो उम्मीद और इंतजार हमारे पूर्वजों को खाना खोजने के लिए प्रेरित करता था, वो अब बेकार हो गया है। हम बस अपने नजदीकी सुपरमार्केट में जाकर जो चाहे वो खरीद सकते हैं। ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है और हम में से अधिकांश के लिए खाना भरपूर है। फिर भी हमारी बॉडी वही पुरानी रहती है। जब हमें स्वादिष्ट खाना दिखता है तो हम अभी भी उस उम्मीद और इंतजार का एहसास करते हैं। यही वजह है कि खाद्य उद्योग में मार्केटर्स लाखों रुपए खर्च करते हैं ताकि हम उनके प्रोडक्ट्स खरीदें। उन्होंने पाया कि चीनी जैसे कुछ चीजें मिलाने से खाना ज्यादा स्वादिष्ट तो बन जाता है, लेकिन इससे हमारी भूख भी बढ़ती है। इसलिए अगर आप किसी की प्रोसेस्ड खाने की सामग्री की लिस्ट देखें तो उसमें ज्यादातर चीनी जरूर मिलेगी। हालांकि यह कहना जरूरी है कि चीनी की असली नशेदी ताकत पर बहस चलती रहती है, लेकिन इसकी लत इतनी ज्यादा नहीं होती जितनी कि आपने शायद कोकेन के बारे में पढ़ा होगा। कुछ ऑनलाइन आर्टिकल्स में बताया गया है कि कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी सैन फ्रांसिस्को के पीडियाट्रिक्स प्रोफेसर रॉबर्ट लस्टिक का कहना है कि शुगर नशे की तरह होती है, लेकिन निकोटीन के लेवल की, हेरोइन जैसे ड्रग्स की तरह नहीं। जैसा कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के साइकाइट्रिस्ट डॉक्टर जोर्डन ने बताया, दिमाग का रिवॉर्ड सिस्टम और खाने के बिहेवियर को कंट्रोल करने वाली सर्किट्स वही होती हैं जो ड्रग्स के नशे पर भी काम करती हैं। लेकिन शुगर के मुकाबले ड्रग्स इन सिस्टम्स को हाईजैक कर देते हैं और इनके सामान्य कंट्रोल्स को बंद कर देते हैं। इसके अलावा टॉम सैंडर्स, किंग्स कॉलेज लंदन के पोषण और आहार विशेषज्ञ मेरिटस प्रोफेसर ने कहा है कि ये कहना कि चीनी हार्ड ड्रग्स की तरह नशे वाली है सही नहीं होगा। उन्होंने ये भी बताया कि मीठा पसंद आना आदत तो बन सकती है, लेकिन ये अफीम या कोकीन जैसी नशे की वस्तु नहीं है। जब लोग चीनी कम करते हैं तो उन्हें कोई वापसी के लक्षण नहीं होते। कुल मिलाकर इंसानों को स्वाभाविक रूप से चीनी और वसा पसंद होती है, और भले ही हम उनसे सीधे तौर पर नशे में ना हों, फिर भी हमारी खपत कम करना और इस पर निर्भरता घटाना एक अच्छा आइडिया हो सकता है। खासकर शुगर, डोपामाइन और लगातार उत्तेजना आपके लंबे समय तक सोचने की क्षमता को नुकसान पहुंचा सकते हैं। रिसर्च से पता चला है कि सफलता का सबसे बड़ा संकेतक यही है कि आप लंबे समय तक सोच सकते हैं। जो लोग बार बार अपने भविष्य में कहाँ होना चाहते हैं इस पर ध्यान देते हैं, वे वर्तमान में बेहतर फैसले लेते हैं। वे आमतौर पर हेल्दी खाना खाते हैं, काम में ज़्यादा प्रोडक्टिव होते हैं और दूसरों की तुलना में ज़्यादा पैसा बचाते और निवेश करते हैं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के डॉक्टर एडवर्ड बैनफील्ड ने सफलता पर गहन शोध के बाद निष्कर्ष निकाला कि लंबी सोच सबसे जरूरी है। जीवन में वित्तीय और व्यक्तिगत सफलता की सबसे बड़ी कुंजी है लंबी सोच। इसे उन्होंने इस तरह परिभाषित किया है कि भविष्य में कई सालों तक सोचने की क्षमता हो, जबकि हम वर्तमान में फैसले ले रहे हों। लेकिन आजकल अपने लंबे समय के लक्ष्यों पर केंद्रित करना आसान नहीं है। कई बाहरी कारण हमें केवल तुरंत मिलने वाली सुख सुविधाओं में उलझा देते हैं और हमें लंबी सोच से भटकाते हैं। अक्सर हमें पता होता है कि हमें क्या करना चाहिए, लेकिन हम उसे नहीं कर पाते। उदाहरण के तौर पर, हम जानते हैं कि हमें स्वास्थ्यवर्धक खाना खाना चाहिए, लेकिन फिर भी हम बिंजिंग कर लेते हैं। हम मिठाइयाँ या मीठे पेय अपनी लिमिट से ज़्यादा खा लेते हैं। हमें पता होता है कि हमें पढ़ाई करनी चाहिए, लेकिन फिर भी हम नेटफ्लिक्स पर एक और सीरीज देखने लगते हैं। हमें एक्सरसाइज के फायदे भी पता हैं, लेकिन हम दोस्तों के साथ सोशल मीडिया पर बातें करना ज़्यादा पसंद करते हैं। मेरा मानना है कि सोशल मीडिया और इंटरनेट ने हमारी लंबे समय तक सोचने और किसी काम पर गहराई से ध्यान देने की क्षमता को बहुत प्रभावित किया है। इसीलिए कोई हैरानी की बात नहीं कि एप्पल के सीईओ स्टीव जॉब्स ने अपने बच्चों को फ़ोन इस्तेमाल करने से मना किया था, फ़ोन या टैबलेट, जबकि उसका बिजनेस ही लाखों की तादाद में इन्हें अपने ग्राहकों को बेचना था। ये अरबपति निवेशक और फेसबुक के पूर्व वरिष्ठ अधिकारी चमत पिपी हटिया का कहना है कि हमें अपने दिमाग को रिवायर करना होगा ताकि हम लंबी अवधि पर ध्यान केंद्रित कर सकें, जो शुरू होता है हमारे फ़ोन से सोशल मीडिया ऐप्स हटाने से। उनके शब्दों में, ऐसे ऐप्स आपके दिमाग को सुपर फास्ट फीडबैक के लिए तैयार करते हैं। लगातार लाइक, कमेंट या तुरंत जवाब मिलने से हम खुद को इस तरह कंडीशन कर लेते हैं कि हर काम में हमें त्वरित नतीजे की उम्मीद हो। ये एहसास खासकर उन विज्ञापनों से और भी मजबूत हो जाता है जो हमें जल्दी अमीर बनने के तरीके बताते हैं। साथ ही हमारे सोचने के तरीके में भी गलतफहमियां होती हैं। मतलब हम सिर्फ सबसे अमीर और सफल यूट्यूबर्स के बारे में सुनते हैं, उन लोगों के बारे में नहीं जो फेल हो जाते हैं।
जैसे जैसे हम ज्यादा चाहते हैं, हमारा ध्यान सिर्फ तुरंत फायदा पाने पर केंद्रित हो जाता है और हमारी हकीकत की समझ गड़बड़ हो जाती है। इससे हम गलत सोच अपनाने लगते हैं, जैसे कि सफलता जल्दी और आसानी से मिलनी चाहिए, या फिर वजन कम करने या पैसे कमाने के लिए मेहनत करना जरूरी नहीं है। आखिरकार यही सोच हमें गलत रास्ते पर ले जाती है। ये गलत सोच हमारी हकीकत देखने की नज़र और समय की समझ को बिगाड़ देती है। हम उन लोगों से जलन महसूस करते हैं जिन्हें लगता है जैसे उन्होंने एक रात में सफलता हासिल कर ली हो। हम लोकप्रिय यूट्यूबर्स से भी नफरत करने लगते हैं। इससे भी बुरा हम खुद को कमतर समझने लगते हैं। ये हमें ये सोचने पर मजबूर कर सकता है कि हम काफ़ी अच्छे, समझदार या अनुशासित नहीं हैं। इसीलिए हमें और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, जल्दी करनी पड़ती है, ताकि मौका हाथ से न चला जाए। हमें वो रहस्य खोजने की ज़रूरत लगती है जो हमें सफल बना सके, और इस भागदौड़ में हम सबसे अहम बात भूल जाते हैं। सबसे ज़रूरी चीज़ है धैर्य रखना। पूरे दिन मोटिवेशनल वीडियो देखने से तुम्हारे लक्ष्य पूरे नहीं होंगे, लेकिन रोज़ाना लगातार काम करते रहना, वो भी लंबे समय तक ज़रूर मदद करेगा। हर दिन शांति से एक काम पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। बात यह है कि चाहे तुम्हारी पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल, अपने लंबे समय के लक्ष्यों को पाने के लिए तुम्हें अपने ध्यान केंद्रित करने की क्षमता वापस पाना होगा और अपने दिमाग को इस तरह ट्रेन करना होगा कि वो लंबे समय तक फोकस कर सके। इसके लिए सबसे पहले तुम्हें ऐसी चीज़ों से दूर रहना चाहिए जो तुम्हें ज़्यादा उत्तेजित करती हैं। ये बिल्कुल सही तरीका है। दीर्घकालिक सोच का उदाहरण है Amazon, जो दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी कंपनी है। 1994 में बनी थी, लेकिन उसे अपना पहला मुनाफा कमाने के लिए 2003 तक इंतजार करना पड़ा था। उसी साल उसने $35 मिलियन का शुद्ध लाभ कमाया था, जबकि पिछले साल उसे $149 मिलियन का नुकसान हुआ था। अब इसके संस्थापक जेफ बेजोस शायद पहले भी मुनाफा कमा सकते थे, लेकिन उन्होंने अपनी कंपनी में फिर से निवेश करने का फैसला किया ताकि मजबूत आधार बनाए जा सकें, जिससे Amazon दशकों तक टिक सके। मैं आपसे भी यही कहूंगा कि आप भी अपने काम में ऐसा ही कीजिए। व्यक्तिगत और प्रोफेशनल जिंदगी सफलता की नींव एक एक ईंट लगाकर बनाती हैं। इन्हें इतना मजबूत बनाओ कि कोई भी मुश्किल या रुकावट आते ही ये ढह न जाएं। याद रखो, लंबी सोच ही तुम्हारे लक्ष्य हासिल करने का राज है, लेकिन ये आज या कल नहीं होगा। इसके लिए तुम्हें धैर्य और लगातार काम करने की कला सीखनी होगी। उन चीज़ों को हटा दो जो तुम्हें बेचैन करती हैं, और जो बाहरी चीज़ें तुम्हें लंबे समय के लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करने से रोकती हैं, उन्हें भी दूर करो। तभी तुम टिक पाओगे। आने वाले सालों में वहां पहुंचने की तुम्हारी संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है जहां तुम होना चाहते हो। असल बात यह है कि आज का समाज कई तरह से तुम्हारे डोपामाइन न्यूरोट्रांसमीटर को पकड़कर तुम्हें नियंत्रित करने की कोशिश करता है, और दुख की बात यह है कि यह तुम्हारे भले के लिए नहीं बनाया गया है। इसका मकसद तुम्हारा पैसा जितना हो सके उतना निकालना है, लेकिन इससे भी जरूरी बात यह है कि यह तुम्हारी एकाग्रता की क्षमता को बहुत ज्यादा कमजोर कर देता है, जिससे तुम बेचैन महसूस करते हो और अक्सर अपने बारे में बुरा महसूस करते हो। ज्यादा उत्तेजित होने की वजह से तुम मुश्किल काम करने में असमर्थ हो जाते हो। ऐसी बातें जो तुम्हारी जिंदगी और तुम्हारे आसपास के लोगों की जिंदगी पर सबसे ज्यादा सकारात्मक प्रभाव डालती हैं। एक्शन स्टेप: अपने एक्शन गाइड का इस्तेमाल करते हुए नीचे दिए गए प्रॉम्प्ट को जितना हो सके उतना स्पेसिफिक पूरा कीजिए। मेरा दिमाग हाईजैक हो जाता है जब मैं ज्यादा उत्तेजित हो जाता हूं। टालमटोल करने के कई कारण होते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण और अक्सर अनदेखा किया जाने वाला कारण है ज्यादा उत्तेजना। जब तुम शांत और फोकस्ड हो तो अपना मुख्य काम करना हैरानी की बात है कि कितना आसान हो सकता है। तुम शायद इससे उत्साहित भी हो जाओ और इसका इंतजार करने लगो। हर दिन अपने सबसे बड़े लक्ष्यों की तरफ आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन दिक्कत यह है कि आप अक्सर बिल्कुल भी शांत और केंद्रित नहीं रहते। इसके बजाय आप पूरे दिन भाग दौड़ में लगे रहते हैं, एक काम से दूसरे काम पर कूदते रहते हैं। आप ऐसे घूमते रहते हैं जैसे कोई हैमस्टर पहिए में दौड़ रहा हो, लेकिन कभी भी अपना काम पूरा नहीं कर पाते। आप बीच बीच में आने वाली बाधाओं से अपना ध्यान खो देते हैं और घंटों बेकार में ईमेल चेक करने, सोशल मीडिया पर घूमने या एक के बाद एक शैक्षणिक वीडियो देखने में समय बर्बाद करते हैं। यह सब अक्सर सुबह की शुरुआत में ही शुरू हो जाता है। जब आप उठते ही आपका फोन बजता है, फिर आप अपने ईमेल चेक करने लगते हैं, लेकिन यही खत्म नहीं होता। फिर आप कुछ मिनट के लिए सोशल मीडिया साइट्स पर जाते हैं। उस समय तक ईमेल की नोटिफिकेशन और लाइक्स आपके दिमाग में डोपामाइन रिलीज कर चुके होते हैं, मतलब आप ओवर स्टिमुलेटेड हो चुके हैं। अब जब आपको अपनी डोज मिल गई है तो आप काम कर सकते हैं, है ना? लेकिन जब आप अपनी मेज पर बैठकर किसी जरूरी प्रोजेक्ट पर काम करने लगते हैं तो काम आसानी से होता है या फिर आपको कुछ और करने का मन करता है?
लेकिन काम करते करते शायद आप खुद से कहते हो कि इस खास काम को बाद में कर लूंगा। शायद अचानक आपको एक और कप कॉफी पीने का मन हो जाता है, या फिर आपको याद आ जाता है कि कोई ईमेल जवाब देना है, काम तो इंतजार कर सकता है। या फिर आप यही सोचते हैं, परिणाम स्वरूप आप वापस उसी चक्की में फंस जाते हैं जहां आपको लगातार ज्यादा से ज्यादा उत्तेजना मिलती रहती है। ये स्थिति घंटों या कभी कभी तो दिनों तक भी चल सकती है। क्या आप खुद को ऊपर बताए हुए हालात में पाते हो? ज्यादा उत्तेजना का नुकसान ये है कि जब आप बहुत ज्यादा उत्तेजना वाली गतिविधियों में लगे होते हो तो आपका दिमाग और भी मांग करता रहता है। जैसे जैसे तुम्हारा उत्साह बढ़ता है, रोज के काम और भी बोझिल और नीरस लगने लगते हैं। तुम खुद से पूछने लगते हो कि मैं अपनी किताब पर क्यों काम करूं, रिपोर्ट लिखूं या मार्केटिंग प्लान क्यों बनाऊं, जबकि मैं कुछ ज्यादा मजेदार कर सकता हूं। तुम्हारे अभी के हाई लेवल के उत्साह और उन मुश्किल कामों को करने के लिए जरूरी कम उत्साह के बीच का जो फर्क है, वही तुम्हें टाल मटोल करने पर मजबूर करता है। इसे ऐसे समझो कि तुम एक अलग उत्साह की तरंग पर हो और ये तरंग उन कामों की तरंग से बिल्कुल मैच नहीं खाती। आपको वो माइंडसेट या मूड में रहना चाहिए जिससे आप अपने बड़े कामों को अच्छे से कर सकें। उदाहरण के तौर पे एक लेखक के लिए सबसे अहम काम ऑब्वियसली लिखना है, लेकिन जैसे ही मैं सोशल मीडिया चेक करने लगता हूँ, यूट्यूब खोलता हूँ या अपनी सेल्स की फिगर देखता हूँ, खुद को एक ऐसी उलझन में फंसा पाता हूँ जिससे निकलना मुश्किल होता है। जैसे जैसे मेरी एक्साइटमेंट बढ़ती है, लिखना सबसे बोरिंग और मुश्किल काम लगने लगता है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि हम इसके लिए क्या कर सकते हैं? हम अपनी एक्साइटमेंट या डिस्ट्रैक्शन कैसे कम कर सकते हैं? हमारी मुख्य जिम्मेदारियों को और ज्यादा दिलचस्प और रोमांचक बनाना है तो हमें अपनी उत्तेजना के स्तर को बढ़ाना होगा। इस पर हम अगले सेक्शन में चर्चा करेंगे। एक्शन स्टेप। अपने एक्शन गाइड का इस्तेमाल करते हुए एक ऐसा खास डिस्ट्रैक्शन पैटर्न लिखो जिसमें तुम अक्सर फंस जाते हो और जिससे तुम ज्यादा उत्तेजित हो जाते हो। उदाहरण के लिए फेसबुक चेक करना, फिर न्यूज़ फीड में वीडियो देखना, उसके बाद ईमेल चेक करना और फिर खबरें पढ़ना। उत्तेजना के जाल। जैसे ही तुम ज्यादा उत्तेजित हो जाते हो, तुम्हारा दिमाग तुम्हें चकमा देने की कोशिश करता है ताकि तुम्हें यह यकीन दिला सके कि उस ट्रांस से बाहर निकलने की कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि तुम्हारा दिमाग तुम्हें उसे अपनाने के लिए प्रोत्साहित करता है और ज़्यादा स्टिमुलाई की तलाश में लग जाता है। आखिरकार हमें तो जिंदगी का मजा लेना है ना? इस हिस्से में चलो 4 ऐसे झांसे देखते हैं जो तुम्हारा दिमाग तुम्हारे साथ खेलता है ताकि तुम्हें ज्यादा उत्तेजित रखा जा सके। पहला झांसा, काम पे वापस जाना आसान है। तुम्हारा दिमाग सबसे पहले यह दिखावा करेगा कि काम पर लौटना आसान होगा। यह तुम्हें यकीन दिलाएगा कि तुम जब चाहो काम शुरू कर सकते हो, कि सब तुम्हारे नियंत्रण में है। ऐसा सोचना कि आप तुरंत वापस काम पर लग सकते हैं अक्सर बिल्कुल गलत होता है। ज्यादातर मामलों में आप घंटों तक काम पर लौट ही नहीं पाते। कई बार तो अपने जरूरी काम अगले दिन के लिए टाल देते हैं। असल बात यह है कि जब आपका दिमाग ज्यादा उत्तेजित हो जाता है तो फिर काम पर वापस जाना मुश्किल हो जाता है। मैंने खुद कितनी बार कहा कि बाद में लिखना शुरू कर दूंगा, लेकिन कभी हुआ ही नहीं। तो अगर आपको लगे कि आप अपने काम पर वापस जाने को कंट्रोल कर रहे हैं और जब चाहे काम शुरू कर सकते हैं, तो सावधान हो जाइए। ट्रिक नंबर 2 ये है कि आप इसे बाद में कर सकते हैं। एक और ट्रिक जो आपका दिमाग इस्तेमाल करेगा वो ये कहने की कि आप अपना काम बाद में कर सकते हैं। यह आपको मनाएगा कि दोपहर में बहुत समय है, या आप तो हमेशा कल, अगले हफ्ते या अगले महीने भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसका मुकाबला नहीं करेंगे तो टाल मटोल आपकी आदत बन जाएगी और 5 साल बाद आप खुद से नाराज होंगे कि आपने इतने कम लक्ष्य पूरे किए। ट्रिक नंबर 3 ये है कि उत्साह और संतुष्टि एक जैसे नहीं होते। जब आप किसी रोमांचक काम में डूबे होते हैं तो आपका दिमाग आपको ये बताएगा कि आप कितनी मजेदार और मजा वाली एक्टिविटीज कर रहे हो और कि तुम्हें और ज्यादा करनी चाहिए। अभी बाकी किसी बात की परवाह मत करो, बस खुद को एंजॉय करो, ऐसा तुम्हारा दिमाग कहता है। लेकिन जो भी तुम्हारा दिमाग कहे, एक्साइटमेंट का मतलब असली संतुष्टि नहीं होती। जैसे ही आपकी उत्तेजना का स्तर वापस सामान्य हो जाए, अपने आप से ये सवाल पूछो, मैंने YouTube वीडियो देखकर, Facebook न्यूज़ फीड स्क्रॉल करके या बार बार ईमेल चेक करके असल में कितना फायदा उठाया? पीछे मुड़कर देखें तो वो वक्त, अगर आपने अपना वक्त सही तरीके से बिताया तो क्या उसने आपकी जिंदगी की क्वालिटी बढ़ाई? याद रखो, उत्साह मतलब संतुष्टि नहीं होता। उत्साह तो मजेदार हो सकता है, लेकिन ये जरूरी है कि आप अंदर से शांति और एक गहरा फोकस बनाएं। लंबी अवधि में यही आपको असली संतुष्टि देगा। ये आपको ये महसूस कराता है कि आप अपने आसपास की चीजों पर कंट्रोल रख रहे हैं। आप तो कोई जरूरी ईमेल या ताज़ा खबर मिस तो नहीं करना चाहेंगे, है ना? लेकिन क्या आपको हमेशा तुरंत ईमेल का जवाब देना जरूरी है? क्या सच में आपको बार बार ताज़ा खबरें चेक करनी ही पड़ती हैं? इस सोच की वजह है मिसिंग आउट का डर
और ये डर एक कमी वाले सोच से आता है, जिसमें ये माना जाता है कि आपके पास मौके सीमित हैं, इसलिए आपको हर मौके को अभी पकड़ लेना चाहिए जब तक वो आपके पास हैं। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन मौके हर जगह होते हैं और आगे भी हमेशा मिलते ही रहेंगे। तो अगर तुम कोई खबर मिस कर देते हो, किसी खास इवेंट में शामिल नहीं हो पाते या अपने फेवरेट यूट्यूबर का लास्ट वीडियो देखना भूल जाते हो, तो भी कोई बात नहीं। हाँ, मैं ये नहीं कहता कि अपने बच्चों के जन्म या भाई बहन की शादी मिस कर दो, लेकिन ज़्यादातर चीज़ों में ये कोई बड़ी बात नहीं है। खुद मैं तो शायद ही कभी खबरें पढ़ता हूँ और अपना फ़ोन भी तभी उठाता हूँ जब पता हो कॉल कौन कर रहा है, और मैं लगभग कभी इस बात की चिंता नहीं करता कि कुछ मिस हो गया। मुझे किसी खास घटना की चिंता नहीं होती, क्योंकि मैं जानता हूं कि भविष्य में और भी कई मज़ेदार मौके आएंगे। तुम्हारा क्या हाल है? क्या तुम्हें भी दिन भर फोमो यानी मिस करने का डर महसूस होता है? जब भी तुम इस जाल में फंसो, ध्यान देना, जागरूकता मदद करेगी जब तुम अपनी उत्तेजना के स्तर को कम करने और अपने लक्ष्यों पर ज़्यादा ध्यान देने लग जाओगे। एक्शन स्टेप: अपने एक्शन गाइड का इस्तेमाल करते हुए नीचे दिए गए हर जाल के लिए खुद को 1 से 10 के पैमाने पर रेट करो, जहां 1 मतलब तुम उस जाल में नहीं फंसते और 10 मतलब पूरी तरह फंस जाते हो। तुमने अपनी स्थिति बिल्कुल सही बताई। ट्रिक नंबर 1: मेरा दिमाग मुझे यकीन दिलाता है कि वापस काम पर जाना आसान है। ट्रिक नंबर 2: मेरा दिमाग कहता है कि मैं इसे बाद में कर लूंगा। ट्रिक नंबर 3: मेरा दिमाग मुझे ये भरोसा दिलाता है कि उत्साह असली संतुष्टि जैसा ही होता है। ट्रिक नंबर 4: मेरा दिमाग कहता है कि मौके सीमित हैं। तीसरा हिस्सा: डिटॉक्स के फायदे। डोपामिन डिटॉक्स के अलग अलग तरीके और उनके फायदे। अब तक हमने देखा कि तुम्हें कड़ी मेहनत करने से रोकने वाली सबसे बड़ी परेशानी ओवर स्टिमुलेशन है, इसलिए इसका समाधान अपने बड़े कामों से निपटने का तरीका है अपनी उत्तेजना के स्तर को कम करना, और यही काम डोपामिन डिटॉक्स करता है। डोपामिन डिटॉक्स क्या है? डोपामिन डिटॉक्स का मतलब है अपनी उत्तेजना को कम करना ताकि ज़्यादा उत्तेजित ना हो, और अपने दिमाग को सही हालत में लाना ताकि बड़े काम आसानी से किए जा सकें। एक छोटी सी बात बता दूं, वैज्ञानिक नज़रिए से डोपामिन डिटॉक्स सही शब्द नहीं है, क्योंकि ऐसा लगता है जैसे आपके सिस्टम में डोपामिन की ज़्यादा मात्रा आ रही है, लेकिन सच ये है कि जब आप ज़्यादा उत्तेजित होते हैं तो आपको बस अपनी उत्तेजना को कम करने की ज़रूरत है। एक ही मात्रा में डोपामिन रिलीज होने के लिए ज़्यादा बाहरी स्टिमुलाई चाहिए। डोपामिन डिटॉक्स से ये स्टिमुलाई कम हो जाती है, जिससे आप अपने आप को एक नेचुरल स्टेट में वापस ला पाते हैं, जहां आपको कम उत्तेजना की ज़रूरत है। जो काम पहले मुश्किल, बोरिंग या थकाने वाले लगते थे, अब वो ज़्यादा आकर्षक और आसान लगने लगते हैं। अब देखते हैं इस किताब में दिए गए डोपामिन डिटॉक्स के अलग अलग तरीके। मैं आपको 3 अलग अलग प्रकार बताऊंगा। 1. 48 आवर्स कंप्लीट डोपामिन डिटॉक्स। 2. 24 आवर्स डोपामिन डिटॉक्स। डिटॉक्स 3. पार्शियल डोपामिन डिटॉक्स। चलो हर प्रोसेस को गहराई से समझते हैं और देखते हैं ये कैसे काम करते हैं। 48 आवर्स कंप्लीट डोपामिन डिटॉक्स सबसे ज़्यादा मुश्किल वाला टाइप है। इसका बेसिक आइडिया ये है कि आपको पूरे 48 आवर्स तक अपनी ज़िंदगी से ज़्यादातर या सभी बाहरी स्टिमुलेशंस को ख़त्म कर देना है। ऐसा करने से आपका स्टिमुलेशन लेवल कम हो जाएगा और आप अपनी नेचुरल स्टेट में वापस आ पाएंगे। इससे आपको ज़्यादा शांत महसूस होगा और किसी भी खास काम पर ध्यान लगाना आसान हो जाएगा, क्योंकि आपने सारी बाहरी डिस्टर्बेंसेस हटा दी हैं। उत्तेजना की बात कर रहा हूं, मतलब तुम्हें अपनी ज़िंदगी से ये चीज़ें 48 आवर्स के लिए हटानी होंगी। ड्रग्स या शराब का सेवन, एक्सरसाइज, इंटरनेट, मूवीज़, म्यूज़िक या शायद सिर्फ रिलैक्सेशन म्यूज़िक, फ़ोन, सोशल मीडिया, शुगर, प्रोसेस्ड फूड और वीडियो गेम्स। इनमें से हर एक एक्टिविटी तुम्हें अलग अलग तरह से उत्तेजित करती है। अब तुम्हें लग सकता है कि अगर मैं ये सब हटा दूं तो फिर मैं क्या करूं? तो ये कुछ सुझाव हैं। ध्यान से टहलना, जर्नलिंग करना, मेडिटेशन करना, आराम करना, अवेयरनेस की एक्सरसाइज करना और किताबें पढ़ना। शायद पढ़ने और स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज के अलावा। जैसा कि आप देख सकते हैं, 48 आवर्स डोपामिन डिटॉक्स काफ़ी ज़ोरदार होता है और थोड़ा कड़ा लग सकता है, लेकिन ये इससे भी ज़्यादा एक्सट्रीम हो सकता है। मेरे एक दोस्त नील्स ने एक विपासना रिट्रीट अटेंड किया था, जो कि 10 दिन का मेडिटेशन रिट्रीट होता है। इन 10 दिनों में प्रतिभागियों को पूरी तरह से चुप रहना होता है, किसी से कोई इशारा या बातचीत नहीं करनी होती, कोई शारीरिक संपर्क नहीं करना होता, कोई एक्सरसाइज नहीं करनी होती, धूम्रपान, शराब या कोई भी नशीली चीज़ बिल्कुल बंद करनी होती है और अपना फ़ोन भी छोड़ना होता है। इंटरनेट का इस्तेमाल ना करें और बाहर के किसी से संपर्क ना बनाएं। म्यूज़िक सुनना, पढ़ना लिखने से बचें और वीडियो बनाने या तस्वीरें खींचने से भी बचें। इसकी तुलना में 48 आवर्स डोपामिन डिटॉक्स आसान लग रहा है ना?
नेल्स ने अपने अनुभव को अपने आर्टिकल साइलेंट मेडिटेशन रिट्रीट में विस्तार से बताया है। ये तरीका 48 आवर्स डोपामिन डिटॉक्स जैसा ही है, बस समय कम है, इसलिए ये थोड़ा आसान होगा लेकिन असर भी थोड़ा कम होगा। ध्यान रहे, आपकी उत्तेजना के स्तर को वापस अपने प्राकृतिक स्तर पर आने में कुछ दिन लग सकते हैं। आंशिक डोपामाइन डिटॉक्स, ये तरीका थोड़ा कम मुश्किल होता है, लेकिन अगर लंबी अवधि तक इसे बनाए रखा जाए तो बहुत असरदार हो सकता है। इसमें आपकी सबसे बड़ी उत्तेजना का स्रोत हटाना शामिल होता है, जो आमतौर पर कोई एक खास एक्टिविटी होती है जो आपकी सबसे बड़ी ध्यान भटकाने वाली चीज होती है। जैसे मेरे लिए तो YouTube है। आपके लिए क्या है? आपकी सबसे बड़ी उत्तेजना का स्रोत क्या है? अगले सेक्शन में हम देखेंगे कि इसे कैसे पहचानें और इसे प्रभावी तरीके से कैसे खत्म करें। एक्शन स्टेप, अपने एक्शन गाइड का इस्तेमाल करके लिखें कि आपका कौन सा प्रकार है। डोपामाइन डिटॉक्स जो तुम अभी शुरू करना चाहते हो, भाग 4, एक सफल डिटॉक्स के लिए 3 स्टेप तरीका। इस सेक्शन में हम एक आसान 3 स्टेप तरीका बताएंगे जो तुम्हें एक सफल डोपामाइन डिटॉक्स करने में मदद करेगा। पहला कदम, अपनी सबसे बड़ी ध्यान भटकाने वाली चीजें पहचानो। एक असरदार डोपामाइन डिटॉक्स शुरू करने का पहला कदम है अपनी सबसे बड़ी लत और ध्यान भटकाने वाली चीजों को पहचानना। इसके लिए एक पेन और कागज लो या अपने एक्शन गाइड का इस्तेमाल करो और 2 कॉलम बनाओ। कर सकते हो और नहीं कर सकते हो। पहले कॉलम में लिखो अपनी उन सारी एक्टिविटीज को लिखो जिन्हें तुम अपने लिए करने की इजाजत दोगे, जैसे कि टहलने जाना, जर्नलिंग करना, किसी प्रोजेक्ट पर काम करना या किताबें पढ़ना। दूसरी कॉलम में वो सारी चीजें लिखो जिन्हें तुम्हें अपने डोपामाइन डिटॉक्स के दौरान बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, जैसे कि YouTube देखना, ईमेल चेक करना या सोशल मीडिया यूज करना। इसमें मदद के लिए अपने आप से ये सवाल पूछो। पहला, अगर मैं सिर्फ एक ही चीज छोड़ूं तो कौन सी चीज मेरे फोकस को सबसे ज्यादा बढ़ाएगी और मेरी प्रोडक्टिविटी को सबसे ज्यादा बढ़ावा देगी? दूसरा, अपना फोकस बढ़ाने के लिए और कौन सी आदतें या काम मुझे छोड़ने चाहिए? ये सवाल खुद से बार बार पूछते रहो जब तक कि तुम्हें अपने जवाब से संतोष ना हो जाए। जब अपनी लिस्ट बना लो तो उसे अपनी मेज पर या ऐसी जगह रखो जहां तुम रोज देख सको। ये तुम्हें उन चीजों की याद दिलाता रहेगा जिनसे बचना है। दूसरा कदम है आसान ना बनाना। आमतौर पर कोई चीज जितनी मुश्किल से मिलेगी उतना कम उसे करने का मन करेगा, और जो आसान होता है उसे जल्दी कर लेते हैं। इसलिए अपने आसपास के माहौल को ऐसा बनाओ कि गलत आदतें या काम करना मुश्किल हो जाए। अनचाहे व्यवहारों को करना मुश्किल बनाओ और अच्छे व्यवहारों को अपनाना आसान। अपनी आदतों या उन कामों पर ध्यान दो जिन्हें तुम खत्म करना चाहते हो और सोचो कि कैसे उनमें रुकावट डाल सकते हो। जितनी ज्यादा रुकावट उतना बेहतर। उदाहरण के लिए, अगर तुम्हारा फोन सबसे बड़ी टेंशन है तो सारी नोटिफिकेशन बंद कर दो, या फिर फोन को एयरप्लेन मोड पे रख दो, या और बेहतर, फोन को पूरी तरह बंद करके किसी दूसरे कमरे में रख दो। 2, अगर फेसबुक तुम्हारी सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन है तो जितनी भी नोटिफिकेशन हो सके बंद कर दो, या फिर न्यूज फीड इरेडिकेटर जैसे ऐप्स का इस्तेमाल करो। अगर आप घंटों YouTube वीडियो देखते रहते हो तो अपनी Google Chrome ब्राउजर में DFTube एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लो, या फिर कोई ऐसी ही ऐप ढूंढो। ये एक्सटेंशन सारी सजेशंस और नोटिफिकेशन हटा देगा, जिससे आप सिर्फ वही वीडियो देखोगे जो आपके काम के हों। थोड़ा झंझट लग सकता है पर यह तरीका काम करता है, क्योंकि हम इंसान मूल रूप से आलसी होते हैं। हम अपनी एनर्जी बर्बाद नहीं करना चाहते जब तक कि कोई मजबूरी ना हो। जैसे अगर अपने फोन लेने के लिए दूसरे कमरे जाना पड़े तो वही पहला झंझट है। इसे चालू करने के लिए रुकावट नंबर 2 है कि मैं इसे कुछ देर तक नहीं करने वाला हूं। जब मैंने अपना इंटरनेट मॉडेम स्टोरेज रूम में रखा था तो उसे वापस लेने के लिए मुझे अपना अपार्टमेंट छोड़ना पड़ा। रुकावट नंबर 1, 4 मंजिल नीचे जाने के लिए लिफ्ट लेना। रुकावट नंबर 2, 4 दरवाजे खोलना। रुकावट नंबर 3, 4, 5 और 6, ताकि मैं अपने मॉडेम तक पहुंच सकूं और फिर ये सारे काम उल्टे क्रम में दोहराने पड़े। रुकावट नंबर 7 से 12 तक। ये काफी रुकावटें हैं, क्योंकि मैंने पहले ही अपनी ऊर्जा मॉडेम को उस कमरे तक ले जाने में खर्च कर दी थी, इसलिए मेरा मन विरोध कर रहा था। इसे तुरंत वापस पाना मेरी ऊर्जा का बड़ा नुकसान होगा, जो मेरा दिमाग पसंद नहीं करता। असल बात यह है कि जितना मुश्किल आप अपने अनचाहे व्यवहारों को करने में बनाएंगे उतना ही बेहतर होगा। इसके विपरीत, अपनी पसंदीदा आदतों को जितना आसान बना सकते हैं बनाओ। उदाहरण के तौर पर, सुबह लिखने की आसानी के लिए मैं अपना फोन या ईमेल चेक करने से बचता हूं और वर्ड प्रोसेसर पहले से ही खोल के रखता हूं। फिर अक्सर राहत भरे संगीत चालू करता हूं और टाइमर सेट करता हूं, जैसे कि 45 मिनट के काम के सेशन। ऐसा करके मैंने सारी मुश्किलें कम कर दी हैं। मेरे दिमाग से सहमति मिल गई थी कि अगर मैं अचानक संगीत बंद कर दूं, टाइमर रोक दूं और किसी दूसरी गतिविधि पर चला जाऊं तो ये समझ में नहीं आएगा। मेरा दिमाग इसे ऊर्जा की बर्बादी समझेगा। जाहिर है मैं अभी भी टाल मटोल कर सकता हूं, लेकिन रुकावटें हटाकर और एक आसान रूटीन बनाकर टाल मटोल करने की संभावना कम हो जाती है। अब तुम्हारी बारी है। तो मनचाहे व्यवहार को खत्म करने के लिए कैसे रुकावटें डालोगे? अपनी कर सकता हूं कि सूची देखो, उनके पास खास चीजें लिखो जो तुम रुकावट डालने के लिए कर सकते हो। फिर अपनी कर सकता हूं कि सूची देखो और चीजें लिखो। तुम घर्षण कम करने के लिए ये कर सकते हो। ध्यान रखना कि तुम्हारा दिमाग आलसी है, इसका फायदा उठाओ। तीसरा कदम है कि सबसे पहले सुबह उठते ही काम शुरू कर दो। मैं सलाह दूंगा कि सुबह सबसे पहले काम शुरू करो, उससे पहले कि तुम ज्यादा व्यस्त या ध्यान भटकाने वाले कामों में फंस जाओ। मैंने देखा है कि अगर मैं उठते ही फोन देखता हूं या इंटरनेट चला लेता हूं तो मेरा ध्यान जल्दी भटक जाता है। मैं ये भी सुझाव दूंगा कि एक मॉर्निंग रूटीन बनाओ जिससे तुम्हारा दिन पॉजिटिव और जोरदार शुरुआत के साथ शुरू हो। लंबे समय तक फोकस बनाए रखना बहुत जरूरी है।
एक साधारण सुबह की रूटीन आपकी जिंदगी में बड़ा फर्क डाल सकता है। आपके बारे में बताओ, आप उठते ही सबसे पहले क्या करते हैं? क्या ये आपको शांत और फोकस रखता है या फिर ये आपको ज्यादा उत्तेजित कर देता है और बाद में टाल मटोल करने लगते हैं? अपनी मॉर्निंग रूटीन बनाने के लिए 2-3 आसान काम लिख लो जो आप हर सुबह कर सकते हो। इन्हें अपनाकर आप अपने डोपामाइन डिटॉक्स की शुरुआत करोगे और उम्मीद है कि लंबे समय तक इस रूटीन पर टिके रहोगे। याद रखो, ये रूटीन आपका ध्यान बढ़ाए बजाय कि आपको ज्यादा उत्तेजित करे। जैसे कि आप ध्यान लगा सकते हो, स्ट्रेच कर सकते हो, राहत भरा संगीत सुन सकते हो, अपने दिन के लक्ष्यों को लिख सकते हो, उन 3 चीजों को लिख सकते हो जिनके लिए आप आभारी हो, या फिर सकारात्मक पुष्टि दोहरा सकते हो। एक्शन स्टेप: अपने एक्शन गाइड का इस्तेमाल करके एक सिंपल रोजाना रूटीन बनाओ जिसे तुम अपने डोपामाइन डिटॉक्स के दौरान और उसके बाद भी फॉलो कर सको। सार में, सफल डोपामाइन डिटॉक्स लागू करने के लिए तुम्हें सबसे पहले अपनी सबसे बड़ी प्रलोभन और ध्यान भटकाने वाली चीजें पहचाननी होंगी और उन्हें शीट पर लिखना होगा। सबसे पहले कागज पर लिख लो, फिर उस पेपर को ऐसी जगह रखो जहां साफ दिखे। दूसरी बात, ऐसी चीजें बनाओ जिससे गलत आदतें करना मुश्किल हो जाए, यानी रुकावटें बढ़ाओ। तीसरी बात, अच्छी आदतें अपनाना आसान बनाओ, यानी रुकावटें कम करो। चौथी बात, एक सिंपल सुबह की रूटीन बनाओ जिससे दिमाग शांत रहे और दिन की शुरुआत हल्की फुल्की ऊर्जा के साथ हो। अब ये तय करो कि तुम 48 घंटे, 24 घंटे या आंशिक डिटॉक्स करना चाहते हो। फिर उन मुख्य चीजों को पहचानो जो तुम्हें डिटॉक्स के दौरान छोड़नी होंगी, खासकर 48 घंटे और 24 घंटे के डिटॉक्स के लिए। ज्यादा से ज्यादा सब तरह की उत्तेजना से दूर रहने की कोशिश करो। इंटरनेट से दूर रहो, जुआ खेलने से बचो, टीवी मत देखो, वीडियो गेम मत खेलो, हल्का खाना खाओ जिसमें शुगर और प्रोसेस्ड फूड ना हो, फोन बंद कर दो और इसी तरह। आंशिक डिटॉक्स के लिए अपनी सबसे बड़ी ध्यान भटकाने वाली चीजें हटाने की कोशिश करो। डोपामाइन डिटॉक्स का पूरा फायदा उठाने के लिए कुछ टिप्स नीचे दिए गए हैं जो तुम्हारी मदद करेंगी। डोपामाइन डिटॉक्स के दौरान नोट्स बनाते रहो। मैं तुम्हें ऐसे करने के लिए प्रोत्साहित करता हूँ। नोट्स बनाओ, अगर तुम्हें बेचैनी हो तो उसे लिखो, अगर तुम्हें फोन चेक करने या वीडियो देखने का मन करे तो वो भी लिखो। इस तरह तुम अपनी सबसे बड़े स्टिमुलेशन के स्रोत पहचानोगे और समझोगे कि तुम्हारा दिमाग कैसे काम करता है। अपनी जिंदगी पर सोचो, जब हम लगातार व्यस्त और ज्यादा उत्तेजित रहते हैं तो कभी कभी हम पीछे हटकर नहीं सोच पाते, पेड़ों में खो जाते हैं और जंगल नहीं देख पाते। डोपामाइन डिटॉक्स को एक तरीका बनाओ जिससे तुम थोड़ा दूर से सब कुछ देख सको। ऐसा करने के लिए अपने लक्ष्यों पर सोचो। तुम कौन से लक्ष्य पूरे करने की कोशिश कर रहे हो? क्या वो आपके लिए सही है? क्या आप हर दिन उनकी तरफ बढ़ रहे हैं? और अगर आप यूं ही करते रहे तो क्या आप उन्हें पा सकेंगे? अपने समय का आंकलन करो। क्या आप सच में हर दिन प्रोडक्टिव हैं? क्या आप उन चीजों पर वक्त बिताते हैं जो मायने रखती हैं? कौन सी एक्टिविटी या प्रोजेक्ट पर आपको वाकई ध्यान देना चाहिए और कौन सी छोड़नी चाहिए? खुद से सवाल करो, क्या आप अपनी जिंदगी में वही हैं जहां होना चाहते हैं? खुद को बेहतर बनाने के लिए कौन सा आंतरिक काम कर सकते हैं? अपनी समस्याओं को हल करो। अगर कोई परेशानी या चिंता है तो उन्हें संभावित समाधान के साथ लिखो। बस अपने विचार कागज पर उतारना ही आपके दिमाग को साफ करने और सोच को स्पष्ट करने में मदद करता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो बातें सिर्फ दिमाग में रहती हैं उन्हें सुलझाना मुश्किल होता है। आप उन पर बार बार सोचते रहते हैं। दूसरी तरफ उन्हें लिखने से वे ज्यादा ठोस हो जाती है। इससे आपकी सोच स्पष्ट होती है क्योंकि आप अपने विचारों या चिंताओं को शब्दों में ढाल पाते हैं, जिससे उन्हें सुलझाना आसान हो जाता है। मैं आपको प्रोत्साहित करता हूं कि एक पेन और कागज लें और ऊपर दिए गए सवालों के जवाब लिखें। बहुत ज्यादा उत्साहित करने वाली गतिविधियां करने से आप ज्यादा शांत और आराम महसूस करेंगे और इससे आपको गहरी समझ विकसित करने में मदद मिलेगी। आमतौर पर हर हफ्ते सोचने के लिए कुछ समय निकालना आपके जीवन में बड़ा फर्क डाल सकता है। इससे आप बड़ी गलतियां करने से बच सकते हैं और बहुत सारा समय और ऊर्जा बचा सकते हैं। इसीलिए व्यस्तता को अपने जीवन पर सोचने से बचने का बहाना मत बनने दें। अपनी चिंताओं को पहचानें। आखिरकार हमारी लगातार उत्तेजना की तलाश अक्सर हमारी डर को छिपाने की कोशिश होती है। व्यस्त रहना हमें अपनी नकारात्मक भावनाओं और खुद के डरावने सच्चों का सामना करने से बचाता है। इसीलिए अगर आप कोई बेकार सोच या छुपे हुए डर महसूस करते हैं तो उन्हें भी लिख लें। भाग 5, काम करना और टाल मटोल से लड़ना। डोपामाइन डिटॉक्स का एक बड़ा मकसद है आपकी उत्तेजना का स्तर कम करना, ताकि आप अपने ज़रूरी कामों को करने के लिए ज़्यादा प्रेरित महसूस करें। इस हिस्से में हम देखेंगे कि कैसे आप इस जोश को बनाए रख सकते हैं और अपनी टाल मटोल की आदत पर काबू पा सकते हैं। अपने दिन की योजना बनाएं। अपने दिन को इरादतन बिताना आपकी उत्पादकता बढ़ाने का एक बढ़िया तरीका है। जब आप हर दिन थोड़ा वक्त निकाल कर तय करते हैं कि आपको क्या पूरा करना है, तो आप ध्यान भटकने का खतरा कम कर देते हैं। इसीलिए जितना ज़्यादा आप इरादतन होंगे उतना ही बेहतर आपका दिन प्लान होगा। अपने दिन की योजना बनाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि पहला, इससे आपको ये साफ करने का मौका मिलता है कि कौन से काम ज़रूरी हैं और कौन से नहीं। दूसरा, इससे आपके दिमाग के भटकने की संभावना कम हो जाती है क्योंकि आपको बिल्कुल पता होता है कि आपको क्या करना है। आप एक काम से दूसरे काम पर बिना किसी रुकावट के आसानी से और स्मूथली जा सकते हैं। इससे आप कम तनाव महसूस करेंगे और ज़्यादा काबू में रहेंगे। अपनी बाहरी परिस्थिति पर प्रतिक्रिया देने के बजाय जो आपको भटकाती है, आप अपने लक्ष्यों की तरफ प्रोएक्टिवली बढ़ेंगे। अपने दिन की योजना कैसे बनाएं? आपको दिन की योजना बनाने के लिए किसी फैंसी टूल की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए एक पुरानी लेकिन असरदार तकनीक है जो कई लोग भूल गए हैं, कलम और कागज़।
बस आज के कुछ मुख्य कामों को लिख लें, 3 से 5 काम ठीक रहेंगे। उन्हें महत्व के क्रम में लगाएं और फिर काम शुरू करें। पहला काम खत्म करो, फिर अगले पर बढ़ो। इस प्रक्रिया को दोहराते रहो जब तक तुम्हारे सारे काम पूरे ना हो जाएं। अब कुछ बातें ध्यान में रखो। ये ज़रूरी काम होने चाहिए जो असली फर्क डालें। अपने बड़े काम पहचानने के लिए खुद से ये पूछो कि अगर आज सिर्फ एक काम कर सकता हूं तो कौन सा ऐसा होगा जिसका सबसे ज़्यादा असर पड़ेगा। अगर अभी भी कंफ्यूज हो तो ये सवाल पूछो कि अगर मैं 1 महीने की छुट्टी लेने से पहले आज सिर्फ एक काम कर सकता हूं तो वो कौन सा होगा, वो काम क्या होगा। आप देखेंगे कि आपके सबसे अहम काम अक्सर वो होते हैं जिन्हें करने का मन सबसे कम होता है। शायद इसलिए क्योंकि वो मुश्किल होते हैं, या पता नहीं कहाँ से शुरू करें, या फिर वो बोरिंग लगते हैं। लेकिन आपका डोपामाइन डिटॉक्स इन कामों को आसान बनाने में मदद करेगा। ध्यान रखें कि आप इसी तरीके से हफ्ते के, तिमाही के, महीने के और साल के लक्ष्य भी सेट कर सकते हैं। मैं ये भी सलाह दूंगा कि आप एक लंबी अवधि की योजना बनाएं, जैसे 5 या 10 साल की। जाहिर है वो योजना बिल्कुल परफेक्ट नहीं होगी, लेकिन सिर्फ ये जान लेना कि किस दिशा में जाना है आपके छोटे छोटे लक्ष्य सेट करने में बड़ा फर्क डालता है। अपने लंबे समय के लक्ष्यों को पाने के लिए पीछे से सोचो कि क्या क्या करना पड़ेगा। जैसे मान लो मैं अगले 90 दिनों में एक किताब लिखना चाहता हूँ, तो एक लक्ष्य हो सकता है कि किताब का खाका तैयार कर लूँ, दूसरा हो सकता है पहला ड्राफ्ट पूरा कर लूँ। और इस लक्ष्य को पाने के लिए मैं रोजाना एक खास शब्द संख्या लिखने का टारगेट सेट कर सकता हूँ। अपनी एक्शन गाइड या किसी अलग कागज पर अपने रोजाना और साप्ताहिक लक्ष्य लिखो और हर दिन एक बड़ा काम तय करो जिस पर काम करना है। हर सुबह जब प्रोडक्टिविटी पर हजारों किताबें होती हैं तो सिर्फ कुछ ही बातें मायने रखती हैं। मेरा मानना है कि सबसे अहम बात है अपनी सबसे अहम टास्क को पहचानना और सुबह सबसे पहले उसे पूरा करना, और ये लगातार करते रहना। भले ही आपकी टू डू लिस्ट कभी खत्म ना हो, हमेशा कुछ बड़े काम होते हैं जिनको पूरा करने से आपकी प्रोडक्टिविटी आसमान छूमती है। जब तक आप उन्हें पूरा नहीं करते, बाकी सब कुछ खास मायने नहीं रखता। प्रोडक्टिविटी की कुंजी 3 शब्दों में समेटी जा सकती है। 1 फोकस, 2 कंसिस्टेंसी और 3 इम्पैक्ट। फोकस है जब आप काम कर रहे हो तो अपनी एकाग्रता को बनाए रखना और ध्यान भटकने या टाल मटोल करने से बचना। आपकी काबिलियत है लगातार मेहनत करने का मतलब है हर दिन, हर हफ्ते, हर महीने और हर साल अपने महत्वपूर्ण कामों पर ध्यान देना। प्रभाव का मतलब है अपने सबसे महत्वपूर्ण कामों की पहचान करना जो आपकी लंबी अवधि की सफलता पर सबसे ज्यादा असर डालते हैं, और जितना हो सके उन पर काम करना। उत्पादकता का मतलब है अपने सबसे प्रभावशाली कामों पर लगातार फोकस बनाए रखना। अब देखते हैं कि आप खास तौर पर क्या कर सकते हैं ताकि आप ऐसा बनाए रख सकें। हर दिन अपने सबसे जरूरी काम पर ध्यान लगाओ। अपनी ध्यान की क्षमता को इतनी तेज बनाओ कि वो लेजर जैसी हो जाए। अपनी ध्यान शक्ति को सुधारना प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए सबसे जरूरी चीजों में से एक है। अगर तुम रोज सिर्फ 45 मिनट लगातार अपने मुख्य कामों पर ध्यान दोगे तो उससे तुम बाकी किसी भी काम से ज्यादा प्रगति करोगे। इस भाग में हम बात करेंगे कि कैसे तुम अपना फोकस बढ़ा सकते हो और हर दिन अपने जरूरी काम पूरे कर सकते हो। एक बात ध्यान रखो, हर दिन एक ही जगह और एक ही समय पर काम करो। जैसा कि हमने पहले कहा था, हर दिन एक सिंपल रूटीन बनाने से आपका दिमाग सेट हो जाएगा, आपको कंट्रोल में महसूस होगा और आपकी उत्तेजना कम होगी। इसका नतीजा ये होगा कि काम शुरू करना आसान हो जाएगा। अपनी रूटीन को मजबूत करने के लिए एक चीज जरूरी है कि हर दिन एक ही जगह और एक ही टाइम पर बैठो। मशहूर लेखक स्टीवन किंग हर दिन एक ही समय पर अपनी मेज पर बैठते हैं और लिखते हैं। वे इंस्पिरेशन का इंतजार नहीं करते बल्कि काम शुरू कर देते हैं, ये जानते हुए कि इंस्पिरेशन उनके काम में डूबने से आएगी। आप भी ऐसा ही करें। हर दिन अपने बड़े कामों को निपटाने के लिए एक टाइम और जगह चुनें, फिर दिन दर दिन इसे करने की प्रैक्टिस करो। धीरे धीरे तुम्हारी कंसिस्टेंसी और फोकस बढ़ेगा। याद रखो, प्रोडक्टिविटी का मतलब बस अपने सबसे अहम कामों पर ध्यान देना है और उन्हें कंसिस्टेंटली करते रहना है। तुम्हारी बात क्या है? जब तुम अपना सबसे अहम काम करोगे तब तुम कहाँ रहोगे और कब शुरू करोगे? अपनी रूटीन बनाते वक्त एक ट्रिगर चुनो, जैसे चाय बनाना और बैठ जाना, आपकी मेज पर होना या आपकी मेडिटेशन सेशन पूरा होना हो सकता है। कोशिश करें कि ऐसा कोई ट्रिगर चुनें जो आपके मन को शांत करने में आए मदद करे। जब आप रिलैक्स्ड होंगे तो काम शुरू करना आसान लगेगा। आप क्या ख्याल है, आपकी दिनचर्या की शुरुआत कौन सी एक्टिविटी से हो सकती है? शुरू करें। एक बार जब आपने अपनी रूटीन बना ली और ट्रिगर पहचान लिया तो काम शुरू कर दें। अगर आप कुछ मिनट के लिए अपने काम पर ध्यान देंगे तो आप इतनी मोटिवेशन बना लेंगे कि काम जारी रख सकें। आपको फ्लो की स्थिति का भी अनुभव हो सकता है, जिसे साइकोलॉजिस्ट मिहाली सिक्सन-मिहाली ने नाम दिया है। मिहाली द फ्लो एक ऐसी मानसिक स्थिति है जिसमें आप किसी काम में इतने डूब जाते हैं कि आपकी पूरी फोकस वहीं लग जाती है और साथ ही आपको अंदर से एक मजा भी महसूस होता है। फिर से कहूं तो जितना ज्यादा आराम महसूस करोगे उतना ही आसान होगा ध्यान लगाना। तो बस शुरू कर दो और काम पूरा करने की परफेक्ट चिंता मत करो। अगर तुम्हें मोटिवेशन या क्रिएटिविटी नहीं लग रही तो कोई बात नहीं, काम शुरू करने से ही मोटिवेशन आएगी और क्रिएटिविटी भी बढ़ेगी। ध्यान भटकने वाली चीजें खत्म कर दो। जब काम करो सारी डिस्ट्रैक्शन बंद कर दो। अपने फोन की नोटिफिकेशन बंद कर दो, सोशल मीडिया से दूर रहो और इंटरनेट का इस्तेमाल सिर्फ जरूरी रिसर्च के लिए करो।
साथ ही दूसरों से भी कहो कि तुम्हें परेशान ना करे। जितना ज़्यादा तुम बिना ध्यान भटके काम करोगे, तुम्हारा फोकस उतना ही मजबूत होगा। 5. बिना किसी रुकावट के काम करो। अब जब तुमने सारी ध्यान भटकने वाली चीज़ें हटा दी हैं, तो लगातार बिना रुके काम करो। मैं सलाह दूंगा कि 45 मिनट तक पूरी तरह से ध्यान लगाकर काम करो। अगर तुम एक से ज़्यादा सेशन करना चाहते हो तो हर काम के बाद 5 से 10 मिनट का ब्रेक ज़रूर लो। ऊपर दिए गए 5 कदम आपके फोकस को मजबूत करेंगे और आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाएंगे। जब आप कम टाल-मटोल करेंगे तो खुद को बेहतर महसूस करेंगे, जिससे आपकी ज़िंदगी के दूसरे पहलुओं पर भी पॉजिटिव असर पड़ेगा। तेज़ और सटीक फोकस कैसे विकसित करें, इसके लिए सीरीज़ की तीसरी किताब पावरफुल फोकस देखें। एक्शन स्टेप। अपने एक्शन गाइड का यूज़ करते हुए नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करें ताकि आप तेज़ और सटीक फोकस हासिल कर सकें। 1. तय करें कि आप किस वक्त अपने मुख्य कामों पर फोकस करेंगे, फिर रोज़ाना उसी समय और उसी जगह रहें। 2. शुरू करने के लिए खास ट्रिगर चुनें। आपकी सुबह की आदतों में से 3 बस शुरू कर दो। जब आप अपने काम पर कुछ मिनट लगाओगे तो आप आसानी से फ्लो में आ जाओगे और ज्यादा देर तक काम करते रहोगे। 4. कोई भी ध्यान भटकाने वाली चीजें हटा दो, जैसे फोन की नोटिफिकेशन, इंटरनेट वगैरह। और 5. आखिर में बिना रुकावट के काम करो। कोशिश करो कि 45 मिनट तक लगातार काम कर सको। ध्यान रखो कि खुले सिस्टम से बचो। सबसे ज्यादा ध्यान भटकाने वाले काम आमतौर पर खुले सिस्टम का हिस्सा होते हैं। खुले सिस्टम का मतलब क्या होता है? खुला सिस्टम बस कोई ऐसा ऐप या स्थिति होती है जो आपको ध्यान भटकाने का मौका देती है। तुम्हें लगातार और कभी खत्म न होने वाले बाहरी उत्तेजनाओं का सामना करना पड़ता है, जैसे कि ईमेल, फेसबुक, यूट्यूब और आमतौर पर पूरा इंटरनेट। जब भी तुम कोई खुला सिस्टम इस्तेमाल करते हो तो ओवर स्टिमुलेट होने का खतरा रहता है। उदाहरण के लिए, अगर तुम सुबह उठते ही फेसबुक चेक करते हो तो खुद को बिना वजह न्यूज़ फीड स्क्रॉल करते, एक वीडियो के बाद दूसरा वीडियो देखते या किसी दोस्त से लंबी बातचीत में उलझा हुआ पा सकते हो। जब आखिरकार तुम फेसबुक बंद करते हो तब भी इतना उत्तेजित हो जाओगे कि काम शुरू करने में दिक्कत होगी। इसलिए तुम्हें खुले सिस्टम में जाने से बचना चाहिए और ये समझना चाहिए कि अगर तुम ऐसा करते हो तो तुम्हें क्या जोखिम उठाना पड़ सकता है। खुले सिस्टम में कभी खत्म होने वाली कोई सीमा नहीं होती, ना ही कोई ऐसा बिंदु जहां तुम कह सको कि काम पूरा हो गया। और ध्यान भटकाने के लगभग अनगिनत तरीके होते हैं। नतीजतन तुम हर दिन घंटों का समय बेकार कर सकते हो। संक्षेप में, खुले सिस्टम ध्यान भटकाते हैं। इसके बजाय तुम्हें बंद सिस्टम बनाने की कोशिश करनी चाहिए। बंद सिस्टम क्या होते हैं? ये ऐसे सिस्टम होते हैं जो ध्यान भटकाने की बहुत कम या बिल्कुल भी जगह नहीं होती, इसलिए ये आपको सिर्फ अपने काम पर ही ध्यान देने पर मजबूर करते हैं। कुछ उदाहरण हैं एक्सेल स्प्रेडशीट, वर्ड डॉक्यूमेंट्स या पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। आजकल मैं कोशिश करता हूं कि कंप्यूटर पर कोई भी काम करने से पहले उस किताब का फाइल खोल लूं जो मैं अभी लिख रहा हूं। मैं फोन चेक करने से भी बचता हूं, यानी मैं अपना दिन एक क्लोज सिस्टम से शुरू करता हूं और मैं आपको यही सलाह दूंगा। जब आप अपना कामकाजी दिन क्लोज सिस्टम के साथ शुरू करते हैं तो आप ज्यादा उत्तेजित होने से बच जाते हैं, जिससे काम करना आसान हो जाता है। तुम्हारे लिए मुश्किल काम करने का मौका मिलेगा और जैसे जैसे तुम रोज ऐसा करोगे तुम्हें अच्छा लगेगा और तुम और भी ज्यादा काम करना चाहोगे। इसलिए शायद टालमटोल छोड़ने और ज्यादा उत्पादक बनने का सबसे बड़ा राज यह है कि अपने दिन की शुरुआत एक बंद सिस्टम से करो। इस तरीके से तुम अनगिनत ध्यान भटकाने वाली चीजों से बच सकोगे। याद रखो, सुबह सबसे पहले जो करते हो उसका असर तुम्हारे पूरे दिन की उत्पादकता पर बहुत ज्यादा होता है। एक छोटा सा फैसला भी तुम्हारे पूरे दिन को पूरी तरह बदल सकता है। एक्शन स्टेप। अपनी एक्शन गाइड का इस्तेमाल करके कुछ बातें लिखो। खुले सिस्टम के कुछ उदाहरण जो तुम्हें ध्यान भटकाने का कारण बनते हैं, और फिर एक बंद सिस्टम लिखो जो तुम अपनी उत्पादकता बढ़ाने के लिए लागू कर सको। हिस्सा 6, डोपामिन रिलैप्स से बचना। बधाई हो, तुमने अभी अभी डोपामिन डिटॉक्स पूरा किया है और अब मैं मानता हूं कि तुम काफी रिलैक्स्ड और अपने दिन पर ज्यादा कंट्रोल महसूस कर रहे हो। लेकिन अब क्या? अगर तुम सावधान नहीं रहे तो पुरानी आदतें फिर से लौट आएंगी। पुरानी आदतें मरना मुश्किल होती हैं, इसलिए इस हिस्से में हम कुछ खास बातें बताएंगे जो तुम रिलैप्स से बचने के लिए कर सकते हो। चलो शुरू करते हैं। तुम्हारे उस कभी खत्म न होने वाले स्टिमुलेशन लूप की बात करते हैं। सबसे पहले, जब भी तुम रिलैप्स करने लगो तो खुद को समझना बहुत जरूरी है। खुद की जागरूकता ही असली बदलाव का रास्ता है। रिलैप्स को रोकने या कम करने का पहला कदम यह है कि जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हारा दिमाग ज्यादा उत्तेजित हो रहा है, उसे पहचानो। जब तुम्हें कोई जरूरी काम करने में दिक्कत हो तो एक पल के लिए रुक जाओ और फिर से अपनी रोज की दिनचर्या पर ध्यान दो। सच कहूं तो शायद कुछ दिन, हफ्ते या महीने बाद तुम रिलैप्स कर लोगे और ये बिल्कुल सामान्य बात है। खुद को मैं ऐसे पाता हूं कि कभी कभी मैं बहुत ज्यादा ध्यान लगा के काम करता हूं तो कभी कभी ऐसा नहीं होता।
ऐसे वक्त होते हैं जब मैं बेचैन महसूस करता हूँ और इतना ज़्यादा उत्तेजित हो जाता हूँ कि कोई भी काम पूरा करना मुश्किल हो जाता है। जब ये होता है तो अपने और अपने दिमाग के बीच की लड़ाई को समझना ज़रूरी है। इसका तरीका है इसे स्वीकार करना और खुद को दोषी महसूस करने से बचना। खुद को कोसने से कोई फायदा नहीं होगा। इससे तुम्हारी रोज़ की आदतें अच्छी नहीं बनेंगी बल्कि हालात और बिगड़ेंगे। इसलिए इस पर ज़्यादा मत सोचो, खुद को शर्मिंदा या गिल्ट महसूस मत कराओ। बस अपनी दिनचर्या फिर से शुरू करो और एक दिन में एक कदम बढ़ाओ। समझो कि आज की दुनिया तुम्हारे खिलाफ है। दुनिया में ध्यान बनाए रखना अब बहुत मुश्किल हो गया है, क्योंकि हर कोई हमारा ध्यान खींचने की होड़ में लगा हुआ है। मैं सिर्फ परिवार वालों, दोस्तों या सहकर्मियों की बात नहीं कर रहा, बल्कि मार्केटर्स, यूट्यूबर्स और ब्लॉगर्स की बात कर रहा हूँ। आजकल पहले से ज्यादा लोगों का ध्यान आकर्षित करना कई कंपनियों के लिए सबसे बड़ा कमाई का जरिया बन चुका है। आपका ध्यान बहुत कीमती है, इसलिए यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम आपकी नजरें टिकाए रखने के लिए हर संभव कोशिश करते हैं। आपकी स्क्रीन पर जो दिखता है उससे ज्यादा कीमती आपकी फोकस भी है। जब आप अपनी फोकस वापस लेते हैं और उसे अपने बड़े लक्ष्यों को पाने में लगाते हैं तो आपकी जिंदगी पूरी तरह बदल सकती है। आप अपनी फोकस को बढ़िया काम में लगाकर ज्यादा पैसे कमा सकते हैं और इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताने या अपने पसंदीदा हॉबी में लगाकर अपनी खुशहाली बढ़ा सकते हैं। मेरी बात यह है कि दुनिया आपके खिलाफ काम कर रही है। हमेशा कोई ना कोई होगा जो आपकी फोकस छीनने की कोशिश करेगा। ध्यान देने के मामले में तुम्हारे पास दो विकल्प हैं। या तो तुम अपनी फोकस को बचाने के लिए आदतें और सिस्टम बना सकते हो, या फिर बिना तैयारी के रहो और किसी भी शख्स को तुम्हें उन जरूरी कामों से भटका देने दो जो तुम्हें अपने समय में करने चाहिए। तो तुम कौन सा विकल्प चुनोगे? 4. एक बैकअप प्लान तैयार करो। वापस पुराने कामों में पड़ने से बचने का बढ़िया तरीका है एक बैकअप प्लान बनाना। इसके लिए सोचो कि किन किन तरीकों से तुम्हारा ध्यान भटक सकता है और तुम फिर से पुराने व्यवहार में लौट सकते हो, और फिर उनके लिए एक योजना बनाओ ताकि तुम उनसे बच सको। तो क्या कुछ चीज़ें तुम्हें फिर से गिरा सकती हैं? जैसे कि अगर मैं सुबह उठते ही सबसे पहले फ़ोन चेक करता हूं तो शायद मैं एक स्टिमुलेशन से दूसरे पर कूदता रहूंगा। फेसबुक देखूंगा, फिर शायद किसी मैसेज का जवाब दूंगा। वो मैसेज मुझे कुछ और करने की याद दिला सकता है या नए आइडियाज़ दे सकता है। अचानक मेरा दिमाग बेचैन हो जाएगा और मुझे लिखने से रोकने के लिए ढेर सारे अच्छे बहाने देगा। अपनी कंटिजेंसी प्लान बनाने के लिए उन सभी एक्टिविटीज़ को ध्यान से देखो जिनमें सबसे ज़्यादा ध्यान भटकने की संभावना होती है। पहचानो और फिर से जांच करो। जो नहीं कर पाओगे की लिस्ट तुमने पहले बनाई थी उसे देखो। सबसे बुरे हालात का सोचो, वो क्या क्या चीज़ें हैं जो तुम्हारा ध्यान भटकाने या सुबह की रूटीन छोड़ने पर मजबूर कर सकती हैं। अपनी एक्शन गाइड की मदद से सारी बुरी परिस्थितियां लिखो जो तुम्हारे दिमाग में आ सकती हैं। खुद को मानसिक रूप से तैयार करो। खुद को उन हालात से गुजरते हुए कल्पना करो तुम उस वक्त कैसे रिएक्ट करोगे और असल में तुम कैसे रिएक्ट करना चाहोगे। खुद को देखो कि तुम इन हालातों से सबसे बेहतर तरीके से कैसे निपटोगे। 5वीं बात, एक ऐसा सिस्टम बनाओ जो टिकाऊ हो। मुख्य बात यह है कि उत्तेजन के स्तर को कम करना। एक सरल और टिकाऊ सिस्टम लागू करने के लिए इस सिस्टम में जरूरी नहीं कि आप पूरी तरह से हर ध्यान भटकाने वाली चीजों से दूर हो जाएं, लेकिन इसमें ऐसी आदतें बनानी पड़ती हैं जो आपको फोकस बनाए रखने में मदद करें। जैसा कि पहले बताया गया है, पक्का करें कि आपकी एक सरल रोज की दिनचर्या हो जिसे आप लगातार निभा सकें। 6. यहाँ और अभी के न्यूरोट्रांसमीटर को बढ़ावा देकर ज्यादा उत्तेजन से बचें। यहाँ और अभी के न्यूरोट्रांसमीटर में एंडोर्फिन, डोपामिन और सेरोटोनिन शामिल हैं। ये न्यूरोट्रांसमीटर ज्यादा उत्तेजन के बिल्कुल उलट होते हैं। डोपामिन न्यूरोट्रांसमीटर ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं जो आपको ज्यादा शांत और प्रेजेंट में महसूस कराते हैं। इन न्यूरोट्रांसमीटर को एक्टिवेट करने के लिए ऐसी एक्टिविटीज करें जो आपको अभी और यहाँ पर जोड़े रखें, जैसे मेडिटेशन। भले ही कुछ मिनटों के लिए मेडिटेशन करें, इससे आप उस मन में ज्यादा मौजूद रहना सीख पाएंगे। ऐसा करने के लिए अपनी आंखें बंद करें और अपनी सांसों पर ध्यान लगाएं। आप अपनी 5 इंद्रियों में से किसी एक पर भी ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, फिर धीरे धीरे दूसरी इंद्री पर शिफ्ट करें और ऐसे ही आगे बढ़ते रहें। मेडिटेशन करने का कोई गलत तरीका नहीं होता। शुरुआती लोगों के लिए मेडिटेशन की किताबें ढूंढो, ऑनलाइन मेडिटेशन वीडियो सर्च करो या फिर खुद एक्सपेरिमेंट करके देखो कि तुम्हारे लिए क्या बेहतर काम करता है। स्ट्रेचिंग करने से तुम्हारा शरीर अपने आप रिलैक्स हो जाता है और सांस धीमी हो जाती है, जिससे तुम ज्यादा शांत और मौजूद महसूस करते हो। माइंडफुलनेस का मतलब है अपने अंदर और अपने आसपास जो कुछ हो रहा है उसकी सजगता से पहचान रखना। माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करने के कई तरीके हैं, जैसे धीरे धीरे खाना और हर स्वाद या टेक्सचर को महसूस करना, या अपनी पूरी ध्यान अपने शरीर पर लगाना और अपने सिर से लेकर पैर तक जो भी एहसास हो रहे हैं उन्हें ध्यान से महसूस करना। आप घर के कामकाज या ऑफिस के काम करते हुए भी पूरी तरह मौजूद रहने की कोशिश कर सकते हैं।
सोच समझकर चलना भी एक तरीका है। जब तुम टहलने निकले तो कितना ध्यान होता है तुम्हें? क्या तुम पक्षियों की चहचहाहट सुनते हो? क्या तुम्हें चेहरे पर हवा का झोंका महसूस होता है? क्या तुम बादलों की शक्ल पर ध्यान देते हो? अक्सर लोग अपने दिमाग में फंस जाते हैं, अगले काम के बारे में सोचते रहते हैं या अपने जिंदगी की परेशानियों को लेकर चिंतित रहते हैं। तुम उनकी तरह मत बनो। अगली बार जब टहलने जाओ तो पूरी तरह मौजूद रहो। अपने आसपास की चीजों को ऐसे देखो जैसे पहली बार देख रहे हो। अपनी हर इंद्री पर ध्यान दो। उन चीजों को देखो जिन्हें तुमने कभी नहीं देखा, उन आवाजों को सुनो जिन्हें तुमने कभी नहीं सुना, उन खुशबुओं को महसूस करो जिन्हें तुमने कभी नहीं महसूस किया, और अपने शरीर की उन अनुभूतियों को जानो जिन्हें तुमने पहले कभी नोटिस नहीं किया। पूरी तरह मौजूद रहो। गहरे सामाजिक संबंध यानी दूसरे इंसानों से जुड़ना हमारे दिमाग में ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर को एक्टिवेट करता है जैसे ऑक्सीटोसिन, जैसे कभी कभी प्यार का हार्मोन कहा जाता है। जितना ज्यादा तुम पूरी तरह मौजूद रहोगे उतना ही बेहतर तुम जुड़ पाओगे और एक अच्छा लगाव महसूस करें। इसलिए जरूरी है कि आप अपने प्रियजनों के साथ पर्याप्त समय बिताएं। बोरियत महसूस करना और कुछ न करना सीखना आपके दिमाग की उत्तेजना को कम करने का एक बढ़िया तरीका है। हमारा दिमाग हमेशा कुछ न कुछ करता रहता है, लेकिन थोड़ी देर के लिए कुछ न करना भी ठीक है। बैठकर चुपचाप चीजों को देखें या बिना किसी खास मकसद या मंजिल के कहीं टहलें। ऊपर बताई गई कुछ आदतें अपनाकर आप दिन भर ज्यादा शांत और मौजूद महसूस करेंगे। इसके नतीजे में आप तनाव या बेचैनी से बचेंगे। अधिक उत्तेजित हो गया? तुम्हारा क्या हाल है? अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कौन कौन सी एक्टिविटीज शामिल कर सकते हो? अपनी एक्शन गाइड का इस्तेमाल करते हुए कम से कम एक ऐसी एक्टिविटी लिखो जिसे तुम हर दिन कर सको, ताकि तुम शांत और फोकस्ड रहो। अब तीसरे 30 दिन के चैलेंज के लिए खुद को तैयार करो, ताकि तुम्हें डोपामाइन डिटॉक्स का पूरा फायदा मिल सके। मैं तुम्हें प्रोत्साहित करता हूं कि अगले 30 दिनों तक एक सिंपल डेली रूटीन फॉलो करो। इसे एक 30 दिन का चैलेंज समझो। इससे तुम्हें डोपामाइन डिटॉक्स खत्म होते ही पुरानी आदतों में वापस जाने से बचने में मदद मिलेगी। आप अपनी यात्रा को उच्च स्तर की एकाग्रता और उत्पादकता की ओर बढ़ाते हुए इस सीरीज की बाकी किताबें भी पढ़ सकते हैं। सीरीज की हर अगली किताब आपको सिर्फ 7 दिनों में एक अहम कौशल सिखाएगी। दूसरी किताब तत्काल कार्रवाई में आप जानेंगे कि आलस्य को कैसे मात दें। तीसरी किताब शक्तिशाली फोकस में आप स्पष्टता हासिल करना और तेज नजरिया विकसित करना सीखेंगे। चौथी किताब रणनीतिक सोच में आप अपनी महत्वपूर्ण सोच की क्षमताओं को निखारेंगे और एकदम साफ सोच विकसित करेंगे। ऐसी स्ट्रैटेजी जो आपकी प्रोडक्टिविटी को आसमान छूने में मदद करेगी। नतीजा ये है कि आप अपना फोकस खुद कंट्रोल कर सकते हैं या फिर किसी और को उसे छीनने दे सकते हैं। जब आप उन चीजों से बचना सीख जाएंगे जो आपकी शांति और ध्यान को खत्म कर देती हैं, तो आप अपने बड़े कामों को पहले से कहीं ज्यादा आसानी से निपटा पाएंगे। डोपामाइन डिटॉक्स करने से आपका स्टिमुलेशन लेवल कम होगा और आप अपने अहम कामों पर ध्यान दे पाएंगे। याद रखें, उत्साह और संतुष्टि एक जैसे नहीं होते। आप सीखेंगे कि बाहरी परेशानियों को कैसे दूर करें और अपने काम में पूरी तरह डूब जाएं, चाहे शौक हो या रिश्ते। आप एक गहरी संतुष्टि महसूस करेंगे और खुद को बेहतर महसूस करेंगे। इससे आप ज्यादा उत्पादक बनेंगे और अपने कई लक्ष्यों और सपनों को पूरा कर पाएंगे। तो अपनी सोच पर अपने माहौल का कब्जा मत होने दें, बल्कि उसे वापस अपने नियंत्रण में लें। यही एक स्वस्थ और सफल जिंदगी की चाबी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल द बुक बाइट को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप ऐसे और भी प्रेरणादायक वीडियो देख सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में।